नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स, जो कि होगा जनवरी से मई 2021 का पार्ट 4। जी हां, इससे पहले 3 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डील किया है। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर उन्हें देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और हमें प्रोत्साहन भी मिलता रहे, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहें। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और एक बार फिर मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीसीएस एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र के 3 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। पहला जो प्रोजेक्ट है वो है पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का बांका तक विस्तार। यह पहले से पाइपलाइन है पारादीप हल्दिया और दुर्गापुर में, और पारादीप से हल्दिया, हल्दिया से दुर्गापुर तक यह पाइपलाइन आती है और इसका विस्तार बांका तक किया जाएगा। दूसरा जो है आपका बांका में आपका बॉटलिंग प्लांट बनेगा, और तीसरा है आपका पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी में बॉटलिंग प्लांट बनेगा एलपीजी का। ठीक है, तो ये 3 परियोजनाएं हैं। पहला तो आपका पाइपलाइन परियोजना हो गई, जिसका बांका तक विस्तार किया जाएगा, और दूसरा जो हो गया, दूसरा और तीसरा जो हो गया वो बांका और पूर्वी चंपारण मोतिहारी में 2 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब बांका में कहां किया जाएगा, तो बांका में मधुसूदनपुर में किया जाएगा, ये बाराहाट प्रखंड में। और मोतिहारी में जो बॉटलिंग प्लांट होगा वो कोबैया में होगा। ठीक है, हरसिद्धि प्रखंड में ये कोबैया नामक स्थान पर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे तो जिला पूछा जाएगा तो बांका और मोतिहारी है। ठीक है, अब परियोजनाएं जो है, ये दोनों परियोजनाएं वो इंडियन ऑयल और एचपीसीएल से अधिकृत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल और ये आपका इंडियन ऑयल, ये दोनों से अधिकृत है। ये दोनों ही बॉटलिंग प्लांट लगाएंगी एलपीजी की। इसके अलावा इन तीनों परियोजनाओं को मिलाकर संयुक्त खर्च जो होगा वो 901 करोड़ रुपए होगा। तो आंकड़े भी बीपीएससी पूछ लेती है, इसलिए याद रखिएगा। और यह जो पाइपलाइन है आपका, जो मैंने बताया, तो यह 193 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन होगा दुर्गापुर से लेकर के बांका तक का। ठीक है, इसकी लागत जो होगी वो 634 करोड़ रुपए होगी। और बॉटलिंग प्लांट के बारे में बात करें तो बांका का जो बॉटलिंग प्लांट है उसका लागत आएगा 131 करोड़ रुपए, और मोतिहारी के बॉटलिंग प्लांट का कीमत जो खर्च आएगा वो आएगा 136 करोड़ रुपए। और दोनों की ही जो क्षमता होगी वो सालाना 10 लाख सिलेंडर भरने की होगी, यानी कि सालाना 1 मिलियन सिलेंडर भरने की इन दोनों की क्षमता होगी। ठीक है, दोनों की 1-1 मिलियन, मतलब कि दोनों का अलग अलग 1-1 मिलियन। आगे देख लेते हैं, उपरोक्त दोनों बॉटलिंग प्लांट से 40 हजार गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, 1 से 40 हजार की आपूर्ति की जाएगी, यह भी याद रखिएगा। क्षमता वैसे 10 लाख की है। आगे देख लेते हैं, बिहार को दिए गए विशेष पैकेज में पेट्रोलियम और गैस से संबंधित 21,000 करोड़ की 10 बड़ी परियोजनाएं शामिल थी, जिसमें पारादीप हल्दिया पाइपलाइन को पटना तथा मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया जा रहा है। कांडला यानी कि गुजरात से आने वाली पाइपलाइन जो गोरखपुर तक पहुंच चुकी है, उसे भी इसी पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा जो पटना और मुजफ्फरपुर तक जा रहा है। ठीक है, तो यह भी एक बड़ी परियोजना है। इसके अलावा संथाल परगना जो कि झारखंड में है और यूपी में भी एलपीजी की आपूर्ति की जाएगी। किसके जरिए? यह जो आपका बांका और मोतिहारी का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है उससे। पाइपलाइन परियोजना के बाद खाद कारखाना बरौनी का भी निर्माण जो है वो शुरू किया जाएगा। बरौनी में खाद कारखाना का निर्माण होगा। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं उज्ज्वला योजना, जो आप जानते हैं एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाता है कनेक्शन, तो उसमें बिहार में 1.25 करोड़ मतलब 1.25 करोड़ परिवार उसके लाभार्थी हैं। तो यह सब जो है आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आप दे सकते हैं। इसके अलावा यदि मेंस में भी पूछा जाता है कि
पेट्रोलियम के क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है बिहार, तो उसमें भी ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार में मत्स्य व पशुपालन योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में बहुत सारी सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। किससे संबंधित? मत्स्य एवं पशुपालन से संबंधित, मतलब मछली पालन एवं पशुपालन से संबंधित योजनाएं हैं ये। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार में केंद्र द्वारा स्वीकृत मत्स्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो ये सारी जो परियोजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उद्घाटित की गई हैं। इसके अलावा हम देखें तो किसानों के लिए ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो यह याद रखिएगा, ई गोपाला ऐप, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। जनवरी का मेरा करंट अफेयर्स देखिएगा तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपको डाला हुआ है पूरे प्लेलिस्ट में, तो आप ई गोपाला ऐप के बारे में वहां पर देख सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जनवरी और फरवरी दोनों का पूरा करंट अफेयर्स मैं डाल चुका हूं पहले से ही। नेशनल, इंटरनेशनल, हर तरह का करंट अफेयर्स डाला जा चुका है, तो वो वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिए। जनवरी से करंट अफेयर्स निश्चित रूप से पूछा जाएगा। आप यूपीएससी, बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, वो वीडियोज आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। पूर्णिया में पशु सीमेन केंद्र मरंगा नामक स्थान पर ये खोला जाएगा। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। बरौनी में आधुनिक नस्ल सुधार तकनीक केंद्र एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में आईवीएफ लैब का उद्घाटन किया जाएगा। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी प्रयोगशाला। ठीक है, तो यह भी दोनों जो है वो याद रखिएगा, कहां पर कौन सी परियोजना खोली जाएगी, कौन सा लैब कहां खोला जाएगा, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे फायदा क्या होगा, तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों को इससे जरूर से जरूर लाभ होगा, क्योंकि अधिकतर किसान ही जो है वो पशुपालन करते हैं। कृषि रोड मैप के कारण दूध के अलावा मांस और अंडे समेत अनेक चीजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है बिहार में। तो उसके बारे में देख लेते हैं। अंडे का वार्षिक उत्पादन जो है वह 106 करोड़ से बढ़कर 274 करोड़ हो गया है, मतलब 2.5 गुना के लगभग इसमें वृद्धि हुई है। इसके अलावा मांस का उत्पादन जो 1.8 लाख मीट्रिक टन होता था वह अब 3.8 लाख मीट्रिक टन होने लगा है, यानी कि 2 गुना से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, और अब राज्य में केवल 65,000 मीट्रिक टन मछली ही बाहर से आयात हो रही है। शेष मछली की आपूर्ति बिहार स्वयं कर रहा है। और यह सब आंकड़े जो है मैंने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के लिए अलग से वीडियो बनाया था, जो कि आपको बिहार प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है लेटेस्ट वाला, उसका सारा वीडियो मैं बना चुका हूं, बहुत ही डिटेल्ड में वीडियो बनाया हूं। ये सारे आंकड़े उसमें मिल जाएंगे और वो बीपीएससी पीटी हो या मेंस हो, उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो जरूर से जरूर वो वीडियोज आप देखिए। ठीक है, यदि आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था का तो जितना क्वेश्चन होता है, अधिकतर क्वेश्चन आपका बीपीएससी में खास करके सीडीपीओ का जो एग्जाम होगा खास करके उसमें निश्चित रूप से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से ही पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन 80% क्वेश्चन अर्थव्यवस्था का, तो आप जरूर से जरूर वो वीडियो देखिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार जो है वो 13वें स्थान पर है। ठीक है, पिछले साल बिहार का स्थान जो था वो 17वां था, इस बार स्थान घट करके और 13वें स्थान पर आ गया है। बहुत अच्छी बात है, 4 स्थान की छलांग लगाई गई है। और यह जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है, तो टाटा ट्रस्ट जारी करता है। और इसमें प्रथम 5 राज्य कौन है, तो सबसे प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर पंजाब और 5वें पर केरल है। तो ये आंकड़े जो है वो याद रखिएगा। बिहार का स्थान तो याद रखना ही है, साथ ही नेशनल करंट अफेयर्स में भी ये न्यूज आएगा। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट नेशनल में भी पूछा जाएगा, नेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी आता है। तो यूपीएससी, पीसीएस वगैरह में किसी में भी पूछ सकता है। याद रखिएगा महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। टाटा ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में पुलिसिंग, जेल, जुडिशियरी समेत कई अन्य मानकों पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। रिपोर्ट तैयार करने में बुनियादी ढांचा, कानूनी सहायता, मानव संसाधन और 5 साल के रुझानों का आकलन किया जाता है। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों में न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। टाटा ट्रस्ट ने यह रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीज तथा राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से तैयार किया है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा किसके किसके सहयोग से यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में सबसे निचले पैदान पर अरुणाचल प्रदेश है, यह याद रखिएगा।
यह बड़े राज्यों में, ठीक है। और छोटे राज्यों में सबसे नीचे, सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो कुल मिलाकर के सबसे निचले पायदान पर है, और छोटे राज्यों में सबसे जो निचले स्थान पर है वो है गोवा। तो यह सब आंकड़ा आपको याद रखना है। बिहार का 2020 में स्थान 13वां है, जो कि 2019 में 17वें स्थान पर था। यह तो VVI है बिहार के एग्जाम्स के लिए, तो याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं रिपोर्ट के कुछ अन्य प्रमुख निष्कर्षों के बारे में। तो भारत में महिला जजों की जो संख्या है वह मात्र 29% है इस रिपोर्ट के अनुसार। हालांकि हाई कोर्ट में महिला जजों का औसत 11 से बढ़कर के 13% हो गया है, जबकि सहायक अदालतों में 28 से बढ़कर के 30% हो गया है। तो सहायक अदालत जो है उसमें आपका महिलाओं की संख्या ज्यादा है, हाई कोर्ट्स में कम है। तो ये सब आंकड़े जो है आप यदि जुडिशियरी से संबंधित कोई भी मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। बिहार राज्य पुलिस बलों में 25.3% महिलाओं को रोजगार देने के साथ ही 25 राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि बिहार में पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है, और देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या जो पुलिस बल में है वह बिहार में ही है। और कितनी है तो 25.3% है। हालांकि इसमें और भी बहुत ज्यादा सुधार होने की जरूरत है। देश भर में महिला पुलिस बल की सर्वाधिक संख्या जो है वह बिहार में है, यह जरूर याद रखिएगा। और विभिन्न जो मेंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आप यदि महिला सशक्तिकरण पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें यह इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस बल में 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी वाला देश का एकमात्र राज्य जो है वह बिहार है। हालांकि अधिकारी श्रेणी में मात्र 6.1% महिलाएं हैं, जो कि चिंताजनक स्थिति है। और शायद यही कारण है कि बीपीएससी का जो सबसे बेहतरीन पोस्ट होता है सीओ का पोस्ट, उसके लिए सर्किल ऑफिसर जिसको कहा जाता है, उसके लिए महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। हाल ही में न्यूज़पेपर में यह आया था। 4 राज्यों बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय उच्च न्यायालयों में कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है। तो यह बहुत ही गंभीर बात है। बिहार में भी महिला न्यायाधीश होनी चाहिए, ठीक है, हाई कोर्ट में। और बाकी जो उत्तराखंड है, त्रिपुरा है और मेघालय है, यहां पर भी होना चाहिए। 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा अपने न्यायालयों तथा पुलिस के माध्यम से नागरिकों को सबसे अधिक न्याय दे रहे हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ठीक है। लेकिन बिहार से जुड़े जितने आंकड़े हैं वो जरूर से जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मुख्तार आलम को मिलेगा मैथिली सेवी सम्मान। मैथिली सेवी सम्मान इस बार किसको दिया जाएगा तो मुख्तार आलम जी को दिया जाएगा, ठीक है। और किस क्षेत्र में दिया जाएगा तो इनको साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक समिति मधुबनी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। और मुख्तार आलम जो है वो साहित्यिक सामाजिक संस्था मैथिली शब्दलोक के संस्थापक और संचालक हैं। तो याद रखिएगा मुख्तार आलम किस संस्था के संस्थापक हैं और उनको कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। यह दोनों तरफ से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ये पुराना न्यूज है, लेकिन मुझे चूंकि बताना था कि अभी शिक्षा मंत्री कौन है, इसलिए मैंने इस न्यूज को शामिल किया है। तो जो बिहार चुनाव के बाद 2020 में जो बिहार चुनाव हुआ उसके बाद मेवालाल चौधरी जी को बनाया गया था। जी तो खैर बोलना नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार में लिप्त इंसान है ये। तो मेवालाल चौधरी को बनाया गया था शिक्षा मंत्री, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इस कारण से वो इस्तीफा दे दिए। तो मेवालाल चौधरी जो थे वो मुंगेर के तारापुर से जदयू के विधायक थे, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। लेकिन अब जो है वर्तमान में रीसफल के बाद शिक्षा मंत्री कौन है तो विजय कुमार चौधरी हैं। यह जरूर याद रखिएगा। बाकी कुछ याद रखिए या न रखिए, विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री हैं, यह याद रखिएगा। विभिन्न मंत्रालयों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बीपीएससी में पहले भी पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है, ठीक है। और मृदुला सिन्हा कहां की राज्यपाल की थी तो यहां से कंफ्यूज मत होइएगा, बिहार की नहीं गोवा की राज्यपाल थी, ठीक है। और ये मुजफ्फरपुर बिहार की निवासी थी, इसलिए यह न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुजफ्फरपुर
की निवासी मृदुला सिन्हा, गोवा की जो पूर्व राज्यपाल थी, उनका निधन हो गया है। ये कुशल लेखिका भी थी, साहित्य एवं संस्कृति में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जेपी आंदोलन में भी, यानी कि जयप्रकाश आंदोलन जो था उसमें भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी इमरजेंसी के दौरान। आगे देख लेते हैं, यह भी एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय कुमार सिन्हा जी, और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, और हम पार्टी के अध्यक्ष हैं। बीजेपी नेता हैं ये विजय कुमार सिन्हा जी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार के 15 जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्लांट्स लगाए जाएंगे, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये 15 जिले कौन कौन है वैसे याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन बता देता हूं, पटना, बेगूसराय, मधुबनी, भागलपुर, भोजपुर, नवादा, सिवान, अररिया, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण और सहरसा के साथ साथ रोहतास, वैशाली, बक्सर और समस्तीपुर, ठीक है। तो ये 15 जिले हैं जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब NHAI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये क्या करती है? अच्छा, देश में जो है आपका सड़क बनाने वाली दो संस्थाएं हैं, ठीक है। एक है आपका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एक है BRO। BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये दोनों ही सड़क बनाती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि NHAI जो है वह नेशनल और स्टेट हाईवेज का निर्माण करती है, मतलब राष्ट्रीय जो उच्च पथ होता है नेशनल हाईवे, और जो स्टेट हाईवेज होता है उसका निर्माण NHAI करता है। जबकि BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वह देश की सीमा से जुड़ी सड़कों तथा दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़क, पुल एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण करती है, ठीक है। NHAI जो है वह सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि BRO जो है वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन दोनों में एक साम्यता भी है, एक समानता भी है कि NHAI और BRO दोनों का ही मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, बिहार सरकार के एंटी ड्रग एब्यूज प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ठीक है। यह आपका नशा मुक्ति अभियान है, नशा मुक्ति कार्यक्रम कह सकते हैं, नशा मुक्ति अभियान कह सकते हैं। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह है ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी, जिसे बाइसिकल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोविड-19 का जब प्रथम लहर आया था तो ये न्यूज बहुत चर्चा में था कि एक लड़की है जो कि बिहार की, जो कि गुड़गांव से, हरियाणा से लेकर दरभंगा तक अपने पिताजी को साइकिल पर पीछे बैठाकर लगभग 1200 किलोमीटर तक साइकिल चला करके आ गई थी। तो यही है ज्योति कुमारी, जिसे बाइसिकल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। उनके योगदान को याद रखते हुए और उनको जो है बाइसिकल गर्ल बुलाया जाता है, और इस अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ताकि लोग जो है उनसे प्रेरित हो और नशा को से मुक्त हो। आगे देख लेते हैं, रामविलास पासवान जी को मृत्युपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। रामविलास पासवान जी से संबंधित एक क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी में था, बीपीएससी 66 में था, और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो पद्म विभूषण जो है वह मरणोपरांत दिया गया है वह रामविलास पासवान जी को। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 2020 को हुई थी, और ये लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के संस्थापक एवं अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना 2000 में, सन 2000 में उन्होंने की थी एलजेपी की स्थापना। और इनका जन्म जो था वो खगड़िया जिला में हुआ था, और हाजीपुर से रिकॉर्ड मार्जिन से ये जीतकर सांसद बने थे। टोटल आप कह सकते हैं, आगे देखेंगे हम लोग, कि 9 बार ये लोकसभा से सांसद बने और 2 बार राज्यसभा से सांसद बने। और मरने से पहले यह जो थे, इनका जो मंत्रालय था वो केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय थे, ये उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे ये, ठीक है। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में बिहार से 5 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। जब यहाँ पर पद्म भूषण की चर्चा हो रही है तो पद्म पुरस्कारों की भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार से 5 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें एकमात्र जो पद्म भूषण दिया गया है वह पासवान जी को दिया गया है। इसके अलावा 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, और ये
कौन कौन है, तो पहली है दुलारी देवी जो कि मधुबनी से है, महिला और मैथिली पेंटर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा श्री रामचंद्र मांझी जी को दिया गया है और ये नाच नामक लोक नृत्य जो है उसके कलाकार हैं, ठीक है, और 70-80 सालों से ये इस कला में माहिर हैं और इस कला में योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह जो हैं वो भी 7 दशकों से जो है गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, चिकित्सक हैं भागलपुर से, और कुष्ठ रोगियों के मदद के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया है। इसके अलावा मृदुला सिन्हा, जिनके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि प्रसिद्ध हिंदी लेखिका थी, 46 किताब और 5 उपन्यास जो है ये लिख चुकी थी और बहुत सारी मैगजीन्स में भी इनका जो लेख है वह छपता था। गोवा की पूर्व राज्यपाल थी, इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि दुलारी देवी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो नाम है फॉलोइंग माई पेंट ब्रश, फॉलोइंग माई पेंट ब्रश या दुलारी देवी की आत्मकथा है, ठीक है। तो यह बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक ही पॉइंट में मिल जाते हैं, तो जरूर से जरूर याद रखिएगा। रामविलास पासवान जी जो है वो 9 बार, जैसा मैंने बताया कि लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का इनका एक अनोखा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ ये काम किए हैं और इसीलिए शायद इनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है मीडिया के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण की रिपोर्ट में बिहार का 17वां स्थान है, ठीक है। तो यहां पर आपका जुडिशियल रिपोर्ट जो था उसमें 13वां स्थान और इसमें जो है 17वां स्थान बड़े राज्यों में, ठीक है, ये याद रखिएगा, बड़े राज्यों में 17वां स्थान, ठीक है। और प्रथम स्थान किसका है, कर्नाटक का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का स्कोर जो है वो 42.50 है, लेकिन यह याद रखना जरूरी नहीं है, स्कोर केवल कर्नाटक याद रखिएगा। इसके बाद जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल का स्थान आता है जो कि प्रथम 5 स्थानों पर है। आगे देख लेते हैं, बिहार का जो है स्थान वह 17वां है और बिहार का स्कोर याद रखिएगा 14.48 बिहार का स्कोर है और यह जो है बिहार अंतिम पायदान पर है, मतलब 17 बड़े राज्य हैं जिनमें कि अंतिम पायदान पर 17वें स्थान पर बिहार है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, जिसको कहा जाता है भारत नवाचार सूचकांक, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और अंतिम स्थान पर मेघालय है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्यों में देखें तो प्रथम स्थान पर दिल्ली है और अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप है। ओवरऑल यदि देखें तो दिल्ली का स्कोर जो है वह सर्वाधिक है, जो कि कर्नाटका से भी अधिक है। दिल्ली का 45 दशमलव समथिंग है और कर्नाटका का आप यहां पर देख सकते हैं कि 42.50 है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि पूछा जाए तो दिल्ली सबसे प्रथम स्थान पर है और यदि बड़े राज्यों में पूछा जाए तो कर्नाटक सबसे प्रथम स्थान पर है, ठीक है। अब यहां पर सूचकांक के बारे में देखें तो भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और नीति का फुल फॉर्म जो है यह भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो एक्स ऑफिसियो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, मतलब जो भी किसी भी समय भारत का प्रधानमंत्री बन गया वह नीति आयोग का चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। और इसके सीईओ जो है वर्तमान में अमिताभ कांत जी हैं, यह भी याद रखिएगा। नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जा चुका है, सीईओ के बारे में भी पूछा जा चुका है, नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नीति आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका पुराना नाम जो था वह क्या था, तो योजना आयोग था, ठीक है। योजना आयोग जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, ठीक है, योजना आयोग, ओके। और विभिन्न योजनाओं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो योजनाओं के बारे में भी हम लोग वीडियो आगे बनाएंगे। आगे देख लेते हैं, अररिया में 150 एकड़ में बनेगा जैविक उद्यान, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तारकिशोर प्रसाद सिन्हा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका में जैविक उद्यान बनाया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के वन्य प्राणियों को रखने की व्यवस्था की जाएगी और इस पर खर्च जो है वो लगभग 20 करोड़ रुपया आने वाला है, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार के नए महालेखाकार बनाए गए हैं
राम अवतार शर्मा जी। राम अवतार शर्मा जी बिहार के नए महालेखाकार बने हैं और इससे पहले जो महालेखाकार थे वो थे प्रवीण कुमार सिंह। तो यह दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राम अवतार शर्मा जो है वह भारतीय लेखा सेवा के 2003 बैच के अधिकारी रहे हैं। इससे पहले वो वाशिंगटन यानी कि अमेरिका स्थित अमेरिका के वाशिंगटन में प्रधान निदेशक कार्यालय में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। तो पहले का छोड़ दीजिए, अभी बस इतना याद रखिए कि नए महालेखाकार बिहार के कौन हैं, तो राम अवतार शर्मा जी हैं और पूर्व जो थे वो प्रवीण कुमार सिंह थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अंजना मिश्रा बनी विधि आयोग की अध्यक्ष, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में विधि आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है, तो अंजना मिश्रा बनी है और ये जो थी पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, ठीक है। तो यह सब जो है नई नियुक्तियां हैं जो कि याद रखने लायक है। इसके अलावा देख लेते हैं, अक्षरा सिंह को मिला आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 और ये कौन है, भोजपुरी कलाकार है। इनकी बहुत सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी यदि भोजपुरी मूवी देखने के शौकीन है, वैसे मैंने नहीं देखी है। आगे देख लेते हैं, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने यह पुरस्कार दिया है। अक्षरा सिंह के अलावा मंदिरा बेदी जो कि पुरानी अभिनेत्री रही है, बहुत सारी वेब सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, पुरानी शांति एक करके धारावाहिक आता था, उसमें मंदिरा बेदी जी काम करती थी। इसके अलावा रूपल पटेल जी हैं, पारुल चौधरी हैं और इनके साथ साथ 20 महिलाओं को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। वुमेन अचीवर अवार्ड कह सकते हैं इसको, आधी आबादी वुमेन अचीवर्स अवार्ड। प्रत्येक वर्ष देश के अलग अलग शहरों में अवार्ड का आयोजन किया जाता है और इस बार यह आयोजन पटना में हुआ था। तो आयोजन कहाँ हुआ था, पटना में, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, यह हमारा लास्ट पॉइंट होगा। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक डॉक्टर राजीव रंजन तमिलनाडु के सचिव बनाए गए हैं। तो किसी राज्य का सचिव बनना बहुत ही बड़ी बात होती है और ये बिहार के ही हैं डॉक्टर राजीव रंजन, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज बनता है। 1 फरवरी 2021 को इनको तमिलनाडु का सचिव बनाया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के ये अधिकारी हैं, ठीक है। और ये समस्तीपुर जिला में गंगापुर गांव में रहने वाले हैं, ठीक है। और पटना विश्वविद्यालय से भौतिकी में इन्होंने स्नातक किया है, फिजिक्स में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। हम लोगों ने 66 पॉइंट देख लिया और फरवरी तक का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 3 और महीने का बचा हुआ है, 4-5 वीडियो और आएंगे और आपका टोटल जनवरी से मई का खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एक साथ सारा वीडियो देख लीजिएगा और लगातार देखते भी रहिए और जनवरी से मई तक का आपका सारा करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डेली करंट अफेयर्स बनाएंगे और बिहार का करंट अफेयर्स लगातार पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स 30 नंबर का लगभग पीटी में पूछा जाता है, मेंस में भी बहुत ज्यादा वेटेज होता है इसका, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते नहीं है, ये बहुत बड़ी शिकायत है मुझे आप लोगों से, शेयर भी नहीं करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो ये गलत बात है। कमेंट भी किया कीजिए ताकि हमको प्रोत्साहन मिलता रहे। जब तक आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों से शेयर कर दीजिए, बस इतना ही तो कहता हूँ, कुछ खास तो मैं कहता नहीं हूँ। चलिए हमारा नया प्रोग्राम जो है वो 1 जुलाई से चालू हो रहा है। 2 प्रोग्राम चालू हो रहे हैं यदि सही कहूं तो। पहला जो प्रोग्राम होगा वो हमारा होगा कि रोज सुबह 8 बजे आपको डेली का टास्क दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, दिन भर में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, यह सब बताऊंगा। मात्र 5 मिनट का वीडियो होगा वो। इसके अलावा 1 जुलाई से हमारा पेड बैच भी चालू हो रहा है जिसमें आपको बिहार स्पेशल जितने भी आपके नोट्स हैं जीएस के वो दिए जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल सब तरह के करंट अफेयर्स दिए जाएंगे आपको। और उसके अलावा आपका जो है सप्ताह में 1 दिन वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं को भी सुना जाएगा और बाकी तो वीडियोज हैं ही यूट्यूब वीडियोज, ठीक है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 2500 रुपये उसकी फी रखी है मैंने पीटी तक के लिए, और पीटी के बाद जो है मेंस का भी बैच आएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, डिटेल आपके सामने है स्क्रीन पर, थोड़ा सा पॉज करके डिटेल देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।